दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं पीपल बिल। मीडिया में देश की आर्थिक स्थिति को लेकर एक बड़ी सुनहरी खबर सामने आई, क्योंकि मीडिया की भूमिका तब तो बिल्कुल सरकार की पीआर एजेंसियों की तरह हो गई। वो वास्तविकता को सामने नहीं लाती। वो एक पक्षी तत्वों को सामने ला के और बात करती है। तो उसने ये बताया कि एक एजेंसी के माध्यम से जो आर्थिक क्षेत्र में काम करती है, उसने जो आंकड़े जुटाए, उन आंकड़ों के हवाले से उसने बताया है कि जो 2021 में जहाँ देश में करोड़पतियों की संख्या 4.58 करोड़ थी, वो 2025 में जब तक इसका जो ये आंकड़े जब तक जुट सके उस तारीख तक, वो जो है उसका कहना है कि तब तक जो करोड़पतियों की संख्या वो बढ़ के 8.71 करोड़ हो चुकी थी। तो ये सही बात है कि 90% करोड़पतियों की बढ़ोतरी है। लेकिन करोड़पति और अरबपति की संख्या बढ़ जाए और इससे उसका ये तात्पर्य निकाला जाए कि नहीं, इससे देश के हर आदमी की खुशहाली बढ़ गई है, तो इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। बहुत जो पूंजी का केंद्रीकरण बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है, उसके संदर्भ में ये देखें तो ये एक लगता है कि जैसे कोई किसी को नहीं, थायराइड किसी का बढ़ जाता है, तो थायराइड बढ़ जाने की वजह से कि उसका शरीर अचानक पता चला कि या तो बहुत कमज़ोर हो सकता है या उसका शरीर बहुत बेडौल तरीके से बहुत बहुत स्थूल हो जाता है। तो अब ये कहा जाए कि इसका तो जो है फैट बढ़ रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा एक लक्षण है इसकी, तो बड़ा सेहतमंद हो जा रहा है, लेकिन वो रोगग्रस्त माना जाता है। उसी तरीके से ये जो पूंजी के केंद्रीकरण से जुड़े जो तथ्य हैं, जिसमें ये शामिल है कि करोड़पतियों की संख्या बढ़ना और अरबपतियों की संख्या बढ़ना, तो वो ये दर्शाता है कि जब आम आदमी का पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है और कुछ लोग इतने ज़्यादा समृद्ध होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी कोई उसकी भी थायराइड ग्रंथि लगता है बढ़ चुकी है, और उसको भी वो भी रोगग्रस्त हो चुकी है और उसको गहरे उपचार की ज़रूरत है। खैर, हम इस पर विस्तार से बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि ये संख्या ही क्या विश्वसनीय कि केवल देश में करोड़पतियों की संख्या 8.71 लाख ही केवल हो पाई है। केवल क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? हर आदमी को पता है कि वो अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनको देखता है कि वो एक वर्ष के अंदर ही वो पाता है कि उनमें से कई लोग हैं जो पता चला कि जिनकी आमदनी कुछ हजारों रुपए तक थी, वो सब करोड़पति बनते जा रहे। तो जब करोड़पतियों की संख्या में इस कदर कुकुरमुत्ता की तरह करोड़पतियों की नव धनाढ्यों की संख्या बढ़ रही है, तो जाहिर है कि करोड़पतियों की संख्या केवल एक देश में 8.71 लाख नहीं हो सकती है। करोड़पतियों की संख्या भी करोड़ों में हो गई होगी, और लेकिन वो सरकारी आंकड़ों में वो ये संख्या क्यों नहीं आ पा रही, सरकारी आंकड़ों में संख्या क्यों कम आ रही? तो सबसे पहले तो ये है कि ये हमारी गवर्नेंस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे तमाम ऐसे लूप होल्स, ऐसे सुराख बने हुए हैं हमारी व्यवस्था में, जिसकी वजह से लोगों को अपनी आमदनी छुपाने का पूरा अवसर मिला हुआ है। वो जो है जो इनकम टैक्स रिटर्न जो भरते हैं उसमें जो अपनी आमदनी दिखाते हैं, वो आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। बाकी मतलब इसलिए वो उनकी जो है वो इस कारण से तमाम सारे जो करोड़पति जो मतलब ये जो मैं इन आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूँ कि जब केवल आप 8.71 लाख करोड़पतियों की संख्या बता रहे हो और वास्तविक संख्या हमारे अनुमान से करोड़ों में है, तो इसका मतलब कि कितने बड़े पैमाने पर कर चोरी हुई। अधिकांश लोग कर चोरी कर रहे हैं, जबकि इस बीच में करदाताओं की संख्या सरकार ने बढ़ाई। इस बात के लिए उसकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन अभी भी सरकार के प्रयास बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। ये स्थिति ये बता रही है अभी भी अधिकांश लोग जिन्हें कर देना चाहिए वो अपनी आमदनी छुपाने में अभी भी उनको जो है उनको सहूलियतें उपलब्ध हैं आमदनी छुपाने की। और अब ये है कि जब आमदनी के बीच में इतना अंतर दर्शाई गई आमदनी के बीच में और जो वास्तविक आमदनी हो रही, तो जो इतना अंतर है, जो हर साल जो उनको
करोड़ों की संख्या में जो हर साल जो करोड़ों रुपए की उनको बचत हो रही है आमदनी के रूप में, तो भी ये आमदनी ले कहाँ जाती? तो उससे एक दूसरी चीज़ की कलई खुलती है। वो ये बताती है कि देश में बेनामी संपत्तियां बहुत तेज़ी के साथ तैयार हो रही। ये लोग अपनी उस आमदनी को निश्चित रूप से इन बेनामी संपत्तियां खड़े करने में ही कमाते होंगे। मामले सामने आए हैं कि कोई किसी उसके जो नौकर, उसका ड्राइवर, उसको पता भी नहीं, उसके नाम से खाता खोल के और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए उसमें जमा कर रखे, उसके नाम से ही पता चला कि वो ज़मीनों की खरीद कर रहा है, अपने किसी गरीब रिश्तेदार के नाम से ज़मीन की खरीद कर रहा है, अपने यहाँ पे पता चला कि उसको छोटी मोटी अपने खेतों में जिसको नौकरी दे रखी है उसके नाम से वो ज़मीनें खरीद रहा है, जबकि ज़मीनें वास्तविक रूप से उसकी खुद की हैं। तो ऐसी जो बेनामी संपत्ति है, एक प्रभावी तंत्र होना चाहिए कि उनका पता लगा जाए। और जब ये और सरकार के पास में एक तरह से एक इंटेलिजेंस पूरा का पूरा आर्थिक मामलों में, हर मामलों में एक बड़ा ही चुस्त दुरुस्त इंटेलिजेंस वो होना चाहिए, तंत्र होना चाहिए, जिससे उसको ये पता चल पाए कि वास्तविक करोड़पति तो इतने हैं या वास्तविक अरबपति तो इतने हैं, और आंकड़ों में हमारे में केवल इतना ही हो पा रहे। तो वो कैसे अपनी आमदनी को कहाँ पर किस जगह पर ठिकाने लगा रहे हैं, इसकी उनको दौड़ानी चाहिए। तो ये अगर काम सरकार कर ले, अगर गवर्नेंस अगर जो है इस मामले में जिसको गवर्नेंस कहते हैं, वो अगर गवर्नेंस अगर हो तो फिर सरकार को नया टैक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। ये जो इतनी बेनामी संपत्तियां विदेशों में जो जमा धन है, वो तो उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जो देश में धन है, वो देश में भी जो बेनामी संपत्तियों के रूप में जो धन है, वो धन इतना ज़्यादा मिल जाएगा अगर सरकार इस पर उतारू हो जाए, तो कई साल तक उसको किसी पर भी नया टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकार में बैठे लोगों को मालूम है कि जनता बहुत भोली भाली है, और ये जो काम कर रहे हैं, ये जो बेनामी संपत्ति तैयार करने का काम कर रहे हैं, जो है जो अपने एक तरह से जो कर वसूली वाला तंत्र है उसको जो चकमा देने का काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग वो हैं जो सत्ता की रीढ़ हैं, जो सत्ता के नज़दीक के लोग हैं। तो अब सत्ता क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे उन पे चलाने के लिए? सरकार को ये विकास के बड़े बड़े वायदे भी करने हैं, और बड़ा बड़ा विकास करना भी है, भले ही उसका आम आदमी से केवल इतना हो कि आम आदमी को केवल अपनी आंखें ही तृप्त कर ले, उसके लिए तो जो है उसको नैन सुख ही मिल जाए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने के लिए, उसकी वास्तविक उसके जीवन में कोई उनसे उस समृद्धि से भलाई होने वाली नहीं, उस विकास से। लेकिन वो उसी बात से प्रसन्न हो रहा कि चलिए हमारे यहाँ एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, हमारे यहाँ के जो सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी अधिकारियों के जो बंगले हैं, उनकी जो गाड़ियाँ हैं, वो इतनी शानदार हो रही हैं। तो इसमें जैसे जैसे उनकी बढ़ती जा रही विलोमानुपाती संबंध है, वैसे वैसे आम आदमी की हालत खस्ता होती जा रही है। लेकिन ये बड़ी मनोवैज्ञानिक कमजोरी लोगों की रहती है कि लोगों को ग्लैमर पसंद आता है, भले ही वो ग्लैमर उनको वो ग्लैमर की जो महल है वो उनकी लूट की बुनियाद पे भले ही खड़ा हो, लेकिन लोग इसी में पसंद रहते हैं। तो इसलिए जो है इस कारण से सरकार ये काम करती कि ये जो बड़ा बड़ा विकास उसको कराना है, जो जिसके लिए बहुत ज़्यादा संसाधन जुटाने की ज़रूरत है, तो वो तमाम तरह से धर्मोन्माद जैसे वो राजकन्यों का सहारा लेता है, जिसमें उलझी हुई जनता को फिर वो ये सरकार, अब जिस सरकार को वो पसंद करता है, जिन लोगों को, वो उन पर इतनी निछावर हो जाती कि वो ये नहीं देखती कि ये हमारा क्या हाल बनाई दे रही। वो चाहे जितना वो ऐसी सरकार जो एक तरह से जिस सरकार जो एक उन्माद पैदा करने की काम करती है, उस सरकार के प्रति लोगों का ऐसा समर्पण हो जाता है, ऐसी अंधभक्ति हो जाती है कि वो कितना भी टैक्स लगाए। तो सरकार के तो ठीक है कि सरकार तो तब सोचे कि जब जो है वो अनावश्यक टैक्स लगाने की वजह से लोगों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो, लोग सड़कों पे आ जाएं। लेकिन लोग तो उसमें जो इमोशनल कार्ड जो आजकल बहुत कामयाब हो रहे हैं, लोग तो उस इमोशनल कार्ड में
उलझे हुए हैं लोगों की, तो उसकी वजह से चेतना कुंद हो गई है। तो उनका इस तरफ ध्यान होता नहीं, तो सरकार की ज़रूरतें तो उनसे पूरी हो रही ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाने से, और उसको टैक्स से जो उसकी बर्बादी हो रही वो आम आदमी को इसका ख्याल नहीं है। तो सरकार क्यों एक तरह से ये संकट मोल ले, क्यों उन लोगों को नाराज़ करे जो उसकी रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। तो इसलिए वो उन पे कोई चोट नहीं करती, उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करती। छोटे मोटे प्रयास कर दे, छोटे मोटे जो है कुछ उपाय किए जाते हैं जिनसे थोड़ी करदाताओं की संख्या बढ़ जाए, और वो भले ही कर ना दें तो रिटर्न ही भरने लगें, या एक प्रतीकात्मक कर अदा करके और अपनी छुट्टी पा जाएं। ये व्यवस्था ये सरकार की की हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्या है, पहली बात तो ये संख्या ही अपने आप में एक प्रवंचना है, ये संख्या ही एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी की। केवल देश में 8.71 लाख ही करोड़पति हैं, करोड़पति की संख्या करोड़पति। तो एक तो इन आंकड़ों से सरकार की पीठ थपथपाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सरकार को जो है उसका नालायकी के लिए सरकार को फटकारने की ज़रूरत है इन आंकड़ों को देखते हुए कि आपकी गवर्नेंस इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, आपकी गवर्नेंस इतनी ज़्यादा नाकारा है कि जितने लोग आप करोड़पति बता रहे हो उनमें उनसे कई गुना लोग जो है अपनी आमदनी छुपा के और गरीब बने हुए। तो एक तो बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि जिनको आप बता भी रहे हैं कि नहीं, पहले तो 4 हमने बताया कि 5-8 लाख ही थे 4 साल पहले, तो करोड़पतियों की संख्या और कम थी। बीच में जो बढ़े भी लोग हैं, तो वो कौन लोग बढ़े हैं, कौन लोग समृद्ध हुए? क्या आपको जो सरकारी नौकरी में जो काम कर रहे, जिनके पास में पता चला कि अपना रोजगार करने के लिए संसाधन नहीं है, उनके पास में उतनी खेती नहीं है, उनके पास में उतनी पूंजी नहीं है, और वो लोग इसलिए वो लिख पढ़ के और ये चाहते हैं कि उनकी सरकारी नौकरी से उनकी समस्या की हल हो जाए। तो क्या सरकारी नौकरियां क्या बहुत बड़ी संख्या में तैयार हो रही हैं? क्या जो सरकारी जिन लोगों से आप काम कर रहे हैं, सरकार अपनी ज़रूरतों के लिए जिन लोगों से काम करा रही है, उस बीच में इस दौर में क्या उन जो कामगार तबका है, उस कामगार तबके की आपने क्या वेतन भत्ते बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, इस वजह से उनकी या हो रही, या फिर ये है कि कोई ऐसे लोगों की ज़रूरतें पूरी करने वाला कोई ऐसे उत्पादन बढ़ गया, जैसे जापान जैसे देश की तरह, जहाँ पे हर आदमी अपने स्वरोजगार के माध्यम से कमाई कर रहा है। चीन में भी जैसे स्थिति है, हर घर में एक कारखाना खुला हुआ है। तो क्या भारत में भी वैसी स्थिति हो गई? क्या हर घर में एक कारखाना खुल गया, हर घर में एक फैक्ट्री खुल गई, उसकी वजह से लोगों की आमदनी बढ़ रही है? ना, ये सारी चीज़ें गलत हैं। कोई रचनात्मक उद्यमिता के लिए कोई स्कोप नहीं है इस देश में। सारे लोग जानते हैं, जितने भी आंकड़े पेश किए जाते हैं लघु और सूक्ष्म उद्योग के से संबंधित, सारे के सारे आंकड़े फर्जी हैं। लघु और सूक्ष्म उद्योग जिसका आम आदमी से संबंध है, वो सेक्टर तो बुरी तरह से दम तोड़ रहा है। सरकार ने इस बीच में विश्वकर्मा योजना और न जाने कितनी योजनाएं चलाई भी हैं, लेकिन उन योजनाओं का धरातल पे कोई अस्तित्व नहीं है। लोग उनका वो अपना लोन करा के और चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि रचनात्मक उद्यमिता के लिए स्कोप है ही नहीं, वो उसके लिए मार्केट है ही नहीं। तो वो रचनात्मक उद्यमिता पे काम करेंगे तो कौन लोग आगे बढ़ रहे हैं? एक तो वो लोग आगे बढ़ रहे हैं जो राजनीति में हैं, और एक जो है जिनकी समृद्धि बढ़ रही है, और मजबूरी में जिनके पास में इतना पैसा हो गया कि अब उनको मजबूरी में कुछ करोड़ों तो अपने पास बताने ही पड़ रहे, तो उनकी संख्या आ रही हो मजबूरी में, वरना वो तो खेल तो वो अरबों में रहे। तो वो लोग उनकी संख्या आ रही, तो वो उनकी संख्या आ रही जिनका, जो मैंने बताया कि जो विकास कार्यों के नाम पे जो सरकारी खजाने से जो धन निकाला जाता है, हम और आपके खून चूसने की सीमा तक जो टैक्स वसूली है, उस टैक्स वसूली से जो टैक्स सरकारी खजाने में पहुंचता है, उस सरकारी खजाने का धन विकास कार्य के नाम पे बाहर निकाल लिया जाता है। और विकास कार्य तो होता 30-40% विकास कार्य में, असली खर्च काम में तो खर्च होता उतना, बाकी 60% जो खर्चा 60% जो है उसमें जो बजट है, वो 60% बजट नेताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में
वो कमीशन के रूप में बढ़ जाता है, तो वो उनकी समृद्धि हो रही। तनख्वाह तो अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है। एक दरोगा की तनख्वाह जो है, पता चला कि 1 लाख रुपए भी नहीं होगी, लेकिन वो पता दरोगा मालूम पड़ा कि वो उसकी तो अगर वो उत्तर प्रदेश में तो लखनऊ के इसका जो सबसे पॉश इलाका गोमती नगर में उसकी IPS अधिकारी से भी बड़ी कोठी बन गई, और उसको कोई देखने वाला नहीं। सारे के सारे सरकारी कर्मचारियों का हाल नहीं है। और सरकार ने और तो और छोड़िए, ये जो जो संविदा पर भर्तियाँ हो रही, सरकारी नौकरियाँ ख़त्म करती जा रही, संविदा पे और आउटसोर्सिंग में भर्ती कर रहे जो ठेका कर्मचारी जो कहलाते, जिनका वेतन तो देखने पे तो 12-14 हज़ार है, बल्कि अगर 14 हज़ार भी अगर उसको दिए जाते कागजों में, तो ठेकेदार कहता कि नहीं, पहले इसमें से मुझे 4 हज़ार रुपये पहले मेरे पास जमा कर दो, तो उसको केवल 10 हज़ार, ठेकेदार उसको केवल 10 ही हज़ार रुपये देता है। लेकिन वो 10 हज़ार रुपये दे के भी इतनी देर तक काम करने के लिए क्यों तैयार है उस, या संविदा कर्मचारी है उसको भी तमाम सारे नियमित सरकारी कर्मचारी की तरह तमाम सारे उसको लाभ नहीं मिल पा रहे, उसको उतने वेतन वेतन नहीं मिलता, उसको एक लिमिटेड वेतन मिलता, उसको उसका वेतन में वो उस तरीके की का इंक्रीमेंट भी नहीं होता। तो भी क्यों लोग जो है इन नौकरियों के लिए भी दौड़े चले आ रहे, क्योंकि आपका अगर आप सरकारी विभाग में चाहे नियमित कर्मचारी के रूप में हो, चाहे आप संविदा कर्मचारी के रूप में हो, और चाहे आप जो है ठेका कर्मचारी के रूप में हो, अगर आप सरकारी विभाग से जुड़ गए, मतलब आपको लोगों को लूटने का पासपोर्ट मिल गया। सरकार में कोई काम सरकारी तंत्र में बिना पैसे के दिए नहीं होता। तो संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी भी जो इतने कम वेतन पे काम करे, लाइनमैन से पूछ लीजिए, छोटे छोटे शहरों में जो लाइनमैन करते गांव वाले में, जिनको 8-8, 9-9 हज़ार रुपये वेतन मिलते हैं, और लेकिन फिर भी वो काम करने के लिए क्यों तैयार हैं, क्योंकि वो उस चोरी में सहयोग करते हैं। वो रीडिंग करने वाला बहुत कम रीडिंग नोट करता है, और फिर वो अंत में उसके बाद में वो मीटर विभाग से सांठगांठ करके और मीटर बदलवा देता है। तो एक लाइनमैन तक की भी जिसको केवल 9 हज़ार रुपये वेतन मिल रहा है, तो वो एक शानदार जगह पे प्लॉट खरीद के और एक भव्य मकान बनाने में सफल है। तो ये जो सरकारी तंत्र जो लूट तंत्र का पर्याय बन गया है, जो लूट की जो पूरी गवर्नेंस की कमजोरी की वजह से, जवाबदेही की कमी की वजह से जो लूट की छूट है, तो जो करोड़पतियों की जो नवधनाढ्यों की संख्या में वृद्धि का एक कारण है, वो एक कारण ये है, कोई रचनात्मक उद्यमता से कोई एक बढ़ोतरी नहीं हो रही। और इस किस्म की बढ़ोतरी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब लेकिन फिर भी हमने माना कि नहीं, अरबपति की संख्या और करोड़पति की संख्या को हम देश की आर्थिक स्थिति की बढ़ोतरी के रूप में देखें, तो इस फरेब का तो बहुत अच्छी तरीके से उच्छेदन करने का एक काम भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर और विद्वान डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने किया। पिछले दिनों जो संघ की शताब्दी वर्ष के सिलसिले में जो व्याख्यान माला चल रही, तो उन्होंने आर्थिक स्थिति पर जो बैठक हुई, उसमें जो उन्होंने अपनी 75 पेज की रिपोर्ट पेश की, और उसमें उन्होंने बताया कि केवल देश की 10% आबादी के पास में 65% जो संपत्ति है देश की, वो केंद्रित होकर रह गई। हमें लगता है कि यह आंकड़ा भी उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर बता दिया, और ज़्यादा ये होती जा रही है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि आज जैसे हम इस आधार पर देश की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, तो हमारी हिम्मत हो जाती है हमारी सरकार की कि वो देश की आर्थिक मोर्चे पे देश की बहुत बड़ी तरक्की के दावे कर सके। वो बताती है कि हम तो जापान से भी आगे निकल गए, लेकिन स्थिति क्या है, जापान के मुकाबले आप GDP में तो आगे निकल चुके हैं, लेकिन वहाँ पर कैपिटा इनकम का जहाँ तक सवाल है, प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि जापान में तलछट पर खड़े आदमी की व्यक्ति की भी जो आमदनी है, वो यहाँ के निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति से कई गुना ज़्यादा है, उस परिवार से कई गुना ज़्यादा। और यहाँ जो तलछट पर जो करोड़ों की आबादी, उस करोड़ों की आबादी की तो हालत बहुत बुरी है। देश केवल 50 देश भी, अगर 50 देशों के स्तर पर भी उसमें उसका एक तरह से श्रेणी ये किया जाए,
उसको उसका एक वो बनाई जाए, एक रैंकिंग की जाए, तो 50 देशों की रैंकिंग में भी सबसे नीचे खड़ा भारत दिखाई देगा, जो इतना जो है इतना ज़्यादा इतना बड़ा देश है, इतना इतना संसाधन संपन्न है। उस देश की स्थिति ये है कि वो 50 देशों में भी सबसे सबसे नीचे के स्तर पे खड़ा जाएगा। तो ये तो जीडीपी में, जैसा हमने पहले भी बताया कि ये तो देश की अर्थव्यवस्था की का एक तरह से कि थायराइड बढ़ जाने का संकेत है, और थायराइड तो बढ़ जाना तो मौत तक की निशानी बन जाता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में आप चर्चा नहीं होने दे रहे, आप मीडिया के माध्यम से मीडिया कि आप ये प्रचार कर रहे हैं कि नहीं देश की आर्थिक स्थिति की तरक्की हो रही है, और आप जो है पता चला कि गरीबी का महासमुद्र हर दिन और तेज़ी के साथ में लहराता जा रहा है, और आप इस सच्चाई को दबाना चाहते हैं। इसके बावजूद भी कि कल को ये सच्चाई बहुत बड़े विस्फोट का रूप ले सकती है। जब प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, महंगाई लगातार बढ़ती जाएगी, तो अंत में क्या होगा, कितने दिन तक उसको आप गुलामी में रख लेंगे, कितने दिन तक वो ये इस धर्मोन्माद की तंद्रा में कितने दिनों तक आम आदमी डूबा रहेगा। तो हर दिन हर बार जब आंकड़े आते हैं, तो आंकड़े तो देने ही पड़ते हैं। हर तो अखबार में तो एक जो है अर्थ का एक अलग से पन्ना ही हो गया, लेकिन उनका काम है कि वो सरकार के पीआर एजेंसी के तौर पे उन आंकड़ों को प्रस्तुत करें, लेकिन आम आदमी इतना नासमझ नहीं है। हर आदमी को आज जो आर्थिक मामलों के बारे में की जीके हर आदमी की बहुत अच्छी हो चुकी, तो हर आदमी विश्लेषण कर सकता है, और जो विश्लेषण करता है तो फिर बहुत ही उसके लिए एक निराशाजनक स्थिति का अनुभव होती है। और वो जो विश्लेषण करने की क्या ज़रूरत है, उसको दिमागी खुराक की ज़रूरत भी नहीं है। वो दैनिक के जीवन में उसके लिए जितना ज़्यादा मुश्किल देह होता जा रहा है, तो वो उससे भी वो उसको लगातार स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो नीतियों में कहीं ना कहीं तो कोई डिफेक्ट है, और अगर ये नीतियाँ अगर बनी नहीं तो वो कैसे इस बात की आशा सज हो सकता है कि एक दिन उसके भी दिन बहुरेंगे। देश की बहुसंख्यक जो आबादी है वो ये सपना नहीं सज हो सकती, और उस बहुसंख्यक आबादी में और ज़्यादा जो ऊपर जो थोड़ा ऊपर का हिस्सा निम्न मध्यम वर्ग वो भी उसकी कगारें भी ढहके, और वो भी तलछट में आती जा रही। तो देश की स्थिति खतरनाक होती जा रही है, और किसी और की बात माने या ना माने, हो सकता है दूसरे कहें तो आप उसको ये कह सकते हैं कि ये तो जो है ये भी तो वामपंथी लोग हैं जो बहकाने वाली बात कर रहे हैं, ये गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी तो आपके अपने लोग हैं, आपका स्वदेशी जागरण मंच तो आपके अपने लोग हैं। वो जो चेतावनियाँ दे रहे उन पर तो आपको ध्यान देनी चाहिए। अब इसको भी बड़ी विडम्बना कही जाएगी कि एक बार आप संघ को लोग बहुत ताकतवर समझते थे, और ऐसे ही संघ के तमाम सारे आनुषांगिक संगठन है, लेकिन आज उसकी जो ये 75 वर्ष के रिटायरमेंट के मुद्दे पर जो उसकी हैसियत सामने आई, वो तो एक पालतू संगठन की तरह की स्थिति सामने आई। कहाँ तो वो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं कि जहाँ पता चला कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आदेश जारी कर दिया कि ज्योति बसु प्रधानमंत्री का पद नहीं लेंगे, तो देश का सर्वोच्च कार्यकारी पद लेने उनको छोड़ना ही पड़ा, ज्योति बसु को प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। कहाँ आप नियम बनाने के बाद में और फिर आप अपनी जग हसाई कराते एक व्यक्ति के हट के लिए आप उस नियम का पालन नहीं करा पा रहे, तो आप जब स्थिति ये जब संगठन अगर प्रभावी होंगे, जो संघ के गठन के में ये बात शामिल की गई थी कि अब संगठन होगा प्रमुख, व्यक्ति प्रमुख नहीं होगा, नायक पूजा नहीं होगी, लेकिन आप उस चीज़ पर अमल नहीं करा पा रहे। आप उसका एक तरह से उसके जो नायक के आप एक अनुचर संगठन के रूप में एक पालतू संगठन की भूमिका केवल एक पालतू तंत्र के रूप में रह गई, और एक कुछ व्यक्तियों की या एक व्यक्तियों की मनमानी पर वो चल रहा है। तो तब तो फिर आप पतन के कितने भी गर्त में चले जाए, तो आप जो है आप तो निरुपाय ही बने रहेंगे, आपसे कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। बहरहाल
हम समझते हैं कि नहीं, हमें उम्मीद रखना चाहिए। और लोगों को ये चाहिए कि वो इस बात का एहसास करा सकें कि ये उनके लिए एक बड़े मोहभंग का कारण बन सकता है अगर इस बारे में सहजोरी की जो वर्तमान स्थिति है वो अगर जारी रखी जाती है और आप अपनी नीतियों की दिशा के मामले में कोई सुधार नहीं करते। लोग इसमें कितना अपना हस्तक्षेप दिखाएंगे और इस हस्तक्षेप से सरकार के सरकार के मनोबल को कितना मोड़ा जा सकेगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। अभी की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।